गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी तक पिछले गुड टर्म पे आफ्टरनून हम लोगों सर। ने गुड आफ्टरनून असेसमेंट और इवेल्युएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने जाना था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनआरटी और सीआरटी के बारे में कि एनआरटी और सीआरटी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और कैसे इसमें हम इसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरटी एंड सीआरटी। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एनआरटी एंड सीआरटी, और इसके पहले हमको ये बात समझना होगा कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव मेजरमेंट और इप्सेटिव मेजरमेंट क्या है। किसी को पता है कि क्या है एनआरटी सीआरटी? कोई फुल फॉर्म बता सकता है? टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज यस सर। एनआरटी। सर एनआरटी का मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी का क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यस सर। नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सर सर जो सीआरटी होता है उसका एग्जाम्पल सीटेट का एग्जाम है सर, और जो एनआरटी होता है उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम का एग्जाम्पल हो सकता है सर। अच्छा, चलिए उस पे। अच्छा, एब्सोल्यूट और नॉर्मेटिव और इप्सेटिव मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट, व्हाट इज नॉर्मेटिव मेजरमेंट एंड व्हाट इज इप्सेटिव मेजरमेंट? देखिए, अभी तक जो हमने बात करी थी आपसे मेजरमेंट के ऊपर, तो मेजरमेंट हम करते क्यों हैं, मापन क्यों करते हैं, तो तीन चीजें उसमें महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं कि मेजरमेंट जो किया जाता है, मेजरमेंट में आप जब मापन कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रकार के सूचनाओं को या आंकड़ों को आप इकट्ठा करते हैं। जैसे आप कहते हैं किसी कक्षा में विद्यार्थियों के एकेडमिक अचीवमेंट का मेजरमेंट कर रहे हों, या किसी कक्षा के विद्यार्थियों की पर्सनालिटी को मेजर कर रहे हों, या किसी कक्षा के विद्यार्थियों की मान लीजिए इंटरेस्ट को आप मेजर कर रहे हो, तो कोई सी भी क्वालिटी है या कोई भी आप अगर गुण विशेषता की यदि आप मापन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित आप कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करें। जैसे कहा जाए कि जो बीएससी बीएड 7 सेमेस्टर के जो बायो बीएड वाले हैं और जो मैथ्स बीएड वाले हैं, उनका एकेडमिक अचीवमेंट दोनों का अगर कंपैरिजन करना होगा तो सारे विद्यार्थियों को आपको एकेडमिक अचीवमेंट के मार्क्स को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट में पहला बात तो ये है कि आप कुछ आंकड़ों को, कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उसके बेसिस पर फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप कुछ निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। आपसे ये कहा जाए कि जो पिछले सत्र के 7 सेमेस्टर के विद्यार्थी थे और जो इस सत्र के 7 सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, उसमें कौन सी क्लास जो थी या किस सत्र के विद्यार्थी अच्छे थे, या दोनों का किसी भी बेसिस पे अगर आप तुलना करना चाहें तो कैसे उसमें आप निर्णय कौन सा ले सकते हैं कि किस सत्र के विद्यार्थी अच्छा थे, या किस सत्र के विद्यार्थियों का एकेडमिक अचीवमेंट किसकी तुलना में बेटर था। इन सारे चीजों का आप तब तक निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि आप उस गुण विशेषता के आधार पे उनके संबंधित कोई आपकी सूचना आपके ऊपर नहीं मिली होगी। तो मेजरमेंट का सीधा सा संबंध जो है वो डिसीजन मेकिंग से है। हम किसी निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब हम निर्णय लेने की बात करते हैं कि हमको निर्णय लेना है, तो ये इसके कई क्राइटेरियन हो सकते हैं। हमको जब किसी विद्यार्थी का, किसी कक्षा का या किसी भी क्लास के लिए हमको मेजरमेंट करना हो तो, या निर्णय लेना हो, तो उसके लिए कई प्रकार के आधार आपको बनाने होते हैं। इन आधारों के लिए एक रेमंड कैटल का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले इप्सेटिव शब्द का यूज किया। इप्सेटिव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी कक्षा की यदि आपको तुलना करनी हो, तो एक तो ये तरीका है कि विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के बीच यदि आपको तुलना करनी हो तो आप एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक से आप तुलना करेंगे। मान लीजिए आप बायोलॉजिकल साइंस
पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की पूरे 100 नंबर की आपको तुलना करनी है, तो उस 100 स्कोर 100 स्कोर में से किसने कितने नंबर प्राप्त किए, इसके आधार पे जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको आप अच्छा कहेंगे, और जिनके नंबर कम होंगे उनको आप उसकी तुलना में अच्छा नहीं कहेंगे। तो ये तो एक मेजरमेंट होगा जब आप किसी के साथ किसी की तुलना कर रहे हो। लेकिन एक ऐसी भी सिचुएशन बनती है जब आपको बाध्य चयन करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि किसी से पूछा जाए कि आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है या आपको बर्फी अच्छा लगती है, बर्फी अच्छी लगती है। दो उनके पास चयन करने के लिए दिया गया, गुलाब जामुन या बर्फी, और उस व्यक्ति को दोनों ही पसंद नहीं है। ना तो वो बर्फी अच्छा उसको लगता है, ना ही उसको गुलाब जामुन अच्छा लगता है। लेकिन उसको कहा जाए कि आपको इसमें से चुनाव तो करना ही है, या तो आप एक नंबर बर्फी को दीजिए या एक नंबर आप गुलाब जामुन को दीजिए। या अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड में अगर आप बात करें तो आपसे ये कहा जाए कि आपको बायोलॉजी के कौन से जो क्षेत्र हैं वो आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो कोई कहेगा हमको सेल बायोलॉजी अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमको कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, कोई कहेगा कि हमको ज़्यादा टैक्सोनॉमी अच्छी लगती है, और कोई कहेगा कि हमको इसमें से कुछ नहीं अच्छा लगता, हम तो बस केवल बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर है हम उसको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कहा जाए नहीं, आपको इन्हीं तीनों टॉपिक में से चुनाव करना है। तो जब किसी ऐसी सिचुएशन बनती है जिस सिचुएशन में आपको निर्णय लेना हो या आपको स्कोर देना हो, और वो फोर्स्ड चॉइस है, आपको विद्यार्थी को उसमें से फोर्स करना है, उसको कोई चीज पसंद है नहीं, लेकिन उसमें से फोर्सफुली आपको कहना है कि नहीं इसी में से आपको चुनना है, बाकी और कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं। तो जब इस प्रकार के परीक्षण होते हैं जहां पर आपको फोर्सफुली या बाध्य होकर के अपने विकल्प का चयन करना होता है, तो वो जो स्थिति होती है वो इप्सेटिव शब्द से जाना जाता है, या उसको हम स्वमानक प्राप्तांक भी कहते हैं। ऐसे जो मेजरमेंट किया जाएगा उससे जो प्राप्तांक मिलेंगे उसको हम स्वमानक प्राप्तांक या इप्सेटिव स्कोर के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कभी कभी व्यक्तित्व के मापन को, कभी कभी रुचि के मापन को, या अभिरुचि के मापन को, या मूल्यों के मापन के लिए कभी कभी आपको बाध्य चयन करना पड़ता है। और इसका जो अंतर क्या है बहुविकल्प से, मान लीजिए उसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं या जो बहुविकल्पीय चॉइस होते हैं, जिसको आप एमसीक्यू टाइप कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पर कोई एक उत्तर उसका सही होता है। मतलब 4 विकल्प दिए हुए हैं तो 3 विकल्प उसमें से गलत होंगे, एक विकल्प उसमें से सही होगा। तो उसमें से आपको उन 4 में से एक सही विकल्प को आपको चुनना होता है। लेकिन बाध्य चयन में प्रश्न जो होते हैं वो किसी विकल्प पर अंक जो प्राप्त होते हैं, वो बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में दिए गए जो विकल्प हैं उसमें स्थिति जो होती है यहाँ पर शून्य की भी स्थिति हो सकती है। हो सकता है किसी को 4 में से उसमें आपको अरेंज करने के लिए दी जाएगी 1 2 3 4 की श्रेणी में आप अरेंज करिए, सबसे ज्यादा कौन पसंद, उससे कम कौन पसंद, उससे कम कौन पसंद, उससे कम कौन पसंद। यहाँ पर किसी शून्य प्रदान करने की जो स्थिति है उसमें क्या है कि 3 अगर आपने गलत आंसर किए तो वहां शून्य मिलेगा, सही आंसर करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। तो जो स्वमानक है, इप्सेटिव शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो रेमंड कैटल ने 1944 में, इनका एक आर्टिकल था पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट, इसमें उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि इप्सेटिव जो है जब आपको कई विकल्पों में से उसमें से किसी एक विकल्प को आपको चुनना ही है, आपको उसमें से किसी एक विकल्प को सेलेक्ट ही करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमको इसमें से कोई पसंद नहीं है, उसमें से कोई ना कोई आपको पसंद करना है। तो वो जो मापन है उस प्रकार का जो मेजरमेंट है वो इप्सेटिव मेजरमेंट कहलाता है। इसके विपरीत जो एब्सोल्यूट, तो अगर हम कैटल के इस कॉन्सेप्ट को रखें जहां पर बाध्य चयन करना है तो 3 तरह के मेजरमेंट हो सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, दूसरा है नॉर्मेटिव मेजरमेंट, और तीसरा है इप्सेटिव मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है? जिसको आप कहते हैं कि निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मापन कह सकते हैं आप, निरपेक्ष मापन। इसके अंतर्गत एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट आता है,
जब आप किसी चीज का मापन कर रहे हो और उसकी एक विमा शून्य हो, अर्थात उसमें जीरो वैल्यू हो, उस प्रकार के मापन को हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं। और जितने भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जैसे किसी की लेंथ, किसी भी वस्तु की अगर आप लेंथ जोड़ें तो उसमें शून्य आएगा, किसी की वेट, किसी का वेट, है ना, या आप कोई भी ऐसी फिजिकल, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं लेंथ की, वेट की, या हाइट की, तो ये सारी जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं, जितने भी भौतिक चर हैं, इन सारे भौतिक चरों में शून्य की स्थिति हो सकती है। हो सकता है किसी चीज का मेजरमेंट शून्य हो या वेट जीरो हो। तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट में शून्य की स्थिति होती है, मतलब शून्य बिंदु उसमें होगा। जितने भी भौतिक राशियां हैं, भार, लंबाई, इन सभी का हम निरपेक्ष मापन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मेटिव मेजरमेंट है, यह किसी व्यक्ति के रिलेटिव पोजीशन को बताता है, अर्थात सापेक्षिक स्थिति का सूचक है। सापेक्षिक स्थिति कैसे? जैसे आपने किसी कक्षा में कहा कि औसत दर्जे की बुद्धि लब्धि वाले। अब जो औसत दर्जे की बुद्धि लब्धि की आपने बात करी, तो यहां पर किसी की बुद्धि लब्धि शून्य नहीं हो सकती। या अगर आप कोई किसी के मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी के मापन कर रहे हैं, किसी के व्यक्तित्व का, तो पर्सनालिटी किसी का शून्य नहीं हो सकता। ये जरूर है कि आप अगर कोई मेजरमेंट का टूल अगर आप यूज कर रहे हो और उस मेजरमेंट के टूल पे उसने कोई प्रश्न जैसे हैं उसका सही आंसर नहीं दिया तो उस पर जीरो है, लेकिन रिलेटिव पोजीशन आपको ये बताता है, आपको सापेक्षिक स्थिति बताता है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल वेरिएबल्स हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक जो चर हैं, जैसे आप बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, आप उपलब्धि परीक्षण की बात करते हैं, या आप व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स नॉर्मेटिव मेजरमेंट के आते हैं, जिनको आप मानकीय मापन कहते हैं। एब्सोल्यूट मापन मतलब निरपेक्ष, किसी से उसकी तुलना नहीं है, वो अपने आप में शून्य की स्थिति की आप बात करते हैं, मतलब उसमें एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू भी हो सकती है। वो सारे फिजिकल वेरिएबल्स हैं। लेकिन नॉर्मेटिव मेजरमेंट में आप एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। जैसे कक्षा में मान लीजिए किसी का, मान लीजिए दो कक्षा है, एक कक्षा में बायोलॉजिकल साइंस में या बायोलॉजी में विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है वो 60 से लेकर के 90 के बीच में है, और उसी कक्षा की कोई दूसरा सेक्शन है, उस सेक्शन में विद्यार्थियों की जो बायोलॉजी में उपलब्धि है, मेजर जो अचीवमेंट है, वो मान लीजिए 40 से लेकर के 60 के बीच में है। तो निश्चित रूप से जो पहला हमने बताया, पहला ग्रुप जिसमें 60 से लेकर के 90 के बीच है, उसकी जब आप तुलना किसी दूसरी कक्षा के, उसी कक्षा के जो दूसरे सेक्शन से करेंगे, तो उनके एकेडमिक अचीवमेंट अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू सेकंड वन। तो यहां पर आप रिलेटिव पोजीशन एवं एक कक्षा की दूसरे कक्षा के साथ, या एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी के साथ भी सापेक्षिक स्थिति आप निकालते हैं। तो ये जो रिलेटिव पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर कोई एब्सोल्यूट की बात नहीं है, किसी की इंटेलिजेंस जीरो नहीं होगी या किसी का अचीवमेंट जीरो नहीं होगा। जीरो इन इस सेंस में कह रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हल करने के लिए दिया, या आप सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ाने के बाद आप बच्चों का भी मूल्यांकन किए, और मूल्यांकन करने के बाद आपने उनसे 5 प्रश्न पूछे और पांचों ही प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया। अब यदि पांचों प्रश्नों का उसने उत्तर गलत दिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी बायोलॉजी कुछ नहीं जानता या उसको बायोलॉजी एकदम आती ही नहीं है? यहां पर आप रिलेटिवली कह सकते हैं कि जो दूसरे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थी की तुलना में उसका अचीवमेंट कम है, लेकिन बायोलॉजी का ज्ञान शून्य है, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आपको ये जो नॉर्मेटिव मेजरमेंट है, जनरली आप अपनी कक्षा में नॉर्मेटिव मेजरमेंट को फॉलो करते हैं, तो ये रिलेटिव पोजीशन को बताता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ। लेकिन जब हम इप्सेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं या स्वमानक मापन की बात करते हैं, तो यहां पर न तो एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति होती है, ना ही आप रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं। अर्थात स्वमानक मापन में, इप्सेटिव मेजरमेंट में एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं होगा, अर्थात जो भौतिक राशियां जैसे लेंथ, हाइट, वेट की बात किया हमने, जहां पर जो विमा है या उसकी जो मेजरमेंट है वो शून्य की स्थिति है, वो भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट में नहीं होता।
और एक एक कक्षा की या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से हम तुलना भी नहीं करते। फिर करते क्या है, यहां पर हम ओन रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं, खुद की सापेक्षिक स्थिति। जैसे हमने कहा कि आपको बर्फी और गुलाब जामुन में से आपको पसंद करना है, आपको दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास फोर्स चॉइस है, आप अपनी ही स्थिति को, हो सकता है किसी को बर्फी कहे कि हमको बर्फी अब दोनों में से चुनना ही है तो बर्फी को चुन लेते हैं, वो कभी खाया होगा या उसको कभी देखा होगा तो उस हिसाब से, या कोई गुलाब जामुन को पसंद कर सकता है। तो व्यक्ति अपने ओन रिलेटिव पोजीशन को ज्ञात करता है, उसकी खुद की स्थिति, जो जो विकल्प उसके समक्ष हैं उस विकल्प में से खुद की उसकी स्थिति कैसी बनती है, इस चीज को हम इप्सेटिव मेजरमेंट में देखते हैं। देखिए, ये एब्सोल्यूट, नॉर्मेटिव और इप्सेप्टिव का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए इसका बेसिक आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव और इप्सेटिव मेजरमेंट को समझिए। निरपेक्ष स्थिति कहाँ है, जहां एब्सोल्यूट 0 है। नॉर्मेटिव कहाँ है, जहां पर आप किन्हीं दो व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति को देख रहे हैं। और इप्सेटिव किसी व्यक्ति के ही अंदर, उस व्यक्ति के अंदर ही आप उसकी ओन रिलेटिव पोजीशन को जब ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका ओन रिलेटिव पोजीशन है, इप्सेटिव मेजरमेंट कहलाता है। इन तीनों की जो हम अगर शुरुआत की बात करें तो ये तीनों ही कैटल के प्रयास से शुरू होता है। रेमंड कैटल ने 1944 में जो उनका डॉक्यूमेंट था या जो पेपर था, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट, इसी के आधार पे उन्होंने इप्सेटिव शब्द दिया था। और जब इप्सेटिव शब्द की बात करी जाए, क्योंकि अच्छा, इसका इजाद कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री भी समझ लीजिए। जब अभिक्रमित अनुदेशन आया, अभी तक तो ट्रेडिशनल तरीके से आप क्लासरूम में शिक्षण कार्य करते थे, विद्यार्थियों का एक दूसरे के साथ तुलना करके जो टीचर होता था वो मापन कर लेता था। लेकिन जब अभिक्रमित अनुदेशन आया, प्रोग्राम लर्निंग आया, तो प्रोग्राम लर्निंग में व्यक्ति खुद से पढ़ रहा है, वो अपनी स्वगति से सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर तुलना करना संभव नहीं था। तो उन स्थिति में कैसे विद्यार्थी के या जो लर्नर है उसके अचीवमेंट को कैसे जाना जाए, इन चीजों में समस्या उत्पन्न हुई। तो वहां पर कैटल ने इप्सेटिव का एक नया टर्म दिया जिसको आप स्वमानक मापन कहते हैं। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, जो नॉर्मेटिव मेजरमेंट है जिसको आप मानकीय मापन कहते हैं, इसमें एक एग्जांपल हो सकता है आपका एकेडमिक अचीवमेंट। जैसे आपके तमाम पेपर हैं, मान लीजिए बीएससी बीएड के या बीएससी बायो बीएड के विभिन्न आप पेपर अभी आपके हैं, उसमें आपके जो एकेडमिक अचीवमेंट हैं, जो आपकी मिड सेमेस्टर की परीक्षा, फर्स्ट मिड की, सेकेंड मिड की और थर्ड जो एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं का ओवरऑल जब आपने जोड़ा तो वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट कहलाया। तो ये एकेडमिक अचीवमेंट हर व्यक्ति का या हर स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ नॉर्मेटिव मेजरमेंट के अंतर्गत कंपेयर करके निकाला जा सकता है, और फिर ये बताया जा सकता है कि जिसका सबसे अधिक अंक है, जो टॉप किया है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट सबसे ज्यादा, उससे कम, ऐसे करके आप इसमें एक हायरार्की डेवलप कर सकते हैं। और जो इप्सेटिव मेजरमेंट है, जिसमें हमने कहा कि चॉइस ऑफ टीचिंग, मान लीजिए आपको अभी कक्षा में पढ़ाना था और आपसे पूछा गया कि आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, मान लीजिए 3 टॉपिक आपके समक्ष रखे गए हैं, और ये कहा जाए कि आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन में से कौन सा टॉपिक पढ़ाना आपको ज्यादा पसंद, या कौन सा टॉपिक आप पसंद करना चाहते हैं पढ़ाना। तो यहां पर हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि हमको रेस्पिरेशन ज्यादा अच्छे से पढ़ाना हम पसंद करेंगे, कोई कहेगा कि नहीं हम ट्रांसपिरेशन पढ़ाना पसंद करेंगे, कोई कहेगा कि नहीं हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहां पर अब आपने कहा कि मोस्ट और एवरेज और लीस्ट, ये आपने मान लीजिए अगर एग्जाम आपने रखा कि या खेल खेलने के लिए, या मतलब एक एग्जांपल बायोलॉजी में रखे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, तो सबसे ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं, तो कोई कहेगा कि हम सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन पसंद करते हैं, तो 1 नंबर तो मोस्ट में आ गया उसका रेस्पिरेशन 2 नंबर के लिए।
फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा, फिर दूसरा पे किसको रखेंगे, तो कहेगा कि हम फोटोसिंथेसिस पे, तो वो एवरेज हो गया, उसको 1 नंबर दे दिया। फिर कहेगा कि ट्रांसपिरेशन के लिए हम सबसे लीस्ट पसंद करते हैं, इसलिए इसको 0 नंबर दे दिया। और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ये जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, आपको इन्हीं तीनों में से चुनना है। ये आपके पास क्या है, बाध्य चयन है, फोर्स चॉइस है। आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन में से ही आपको चुनना है। तो किसको सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं, उसके लिए 2 नंबर। एवरेज किसको पसंद करते हैं, उसके लिए 1 नंबर। और सबसे कम किसको पसंद करते हैं, उसके लिए 0 नंबर। तो इस तरह से जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के फोर्स चॉइस के आधार पे, तो वो मेजरमेंट आपका इप्सेटिव मेजरमेंट कहलाता है, वो आपका स्वमानक मापन कहलाता है। मोस्ट, एवरेज, लीस्ट। हो सकता है 5 टॉपिक दे दिए जाएं, तो फिर उसमें आपके 0 से लेकर के 4 तक नंबर होंगे। 7 टॉपिक दे दिए जाएं, 0 से लेकर के 6 तक होंगे। जैसी भी सिचुएशन बनेगी, तो इस प्रकार के मेजरमेंट को हम इप्सेटिव मेजरमेंट कहते हैं। नॉर्मेटिव मेजरमेंट का एक एग्जांपल इस तरह से समझिए आप कि नॉर्मेटिव मेजरमेंट और इप्सेटिव में हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि चार स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट 1 2 3, ये 4, ये थोड़ा यहाँ ऐसे है 4, और इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन के लिए विद्यार्थी ने 1 नंबर, 3 नंबर, 2, ऐसे इस तरह से आपने उसके नंबर निकाले, तो इसके 15 नंबर आए। दूसरे विद्यार्थी के लिए टोटल किया तो 10 नंबर आया। तीसरे विद्यार्थी के लिए किया तो 20 नंबर आया। और चौथे विद्यार्थी के लिए किया आपने तो यहाँ पर 25 नंबर आया। अब ये जो आपने मेजरमेंट किया, मापन किया, जो आंकड़ा इकट्ठा किया, इसके आधार पर अगर आप चाहें तो सभी का मीन निकाल सकते हैं। ये पांचों को जोड़ दिया, 5 से भाग दे दिया, तो इसका मीन आ गया। सिमिलरली इसका मीन ये, और तीसरे विद्यार्थी का मीन इतना, और चौथे विद्यार्थी का मीन इतना है। अब इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, मानक विचलन निकालें, तो सपोज कीजिए इसका 1.58, ये एसडी निकल करके आएगा, इसका 0.87, इसका 1.22, इसका 0.0। अब इस डाटा से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन ऐसा विद्यार्थी है जो क्लास में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो उस स्थिति में जो दूसरा विद्यार्थी है जिसने कुल 10 नंबर ही प्राप्त किया है, इसका परफॉर्मेंस पूरी क्लास में सबसे कम है। कैसे किया आपने सभी के प्राप्तांक देखे, इसके 15 नंबर, इसके 10 नंबर, इसके 20 नंबर, इसके 25 नंबर, तो सबसे कम नंबर है दूसरे विद्यार्थी के, इसलिए इसका परफॉर्मेंस क्लास में सबसे पुअर है। जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कौन है, वो चौथा विद्यार्थी है जिसने पूरी कक्षा में 25 नंबर प्राप्त किए हैं। आपने इसकी तुलना कर ली, तो यहां पर ये नॉर्मेटिव मेजरमेंट है। आपने क्या किया, एक मानक बनाया कि जितने नंबर है उसी, अब मान लीजिए यही अगर बदल जाता, ये 10 से लेकर के 25 तक है, अगर यही प्राप्तांक अगर 20 से लेकर के 60 तक होता, तो जो सबसे 60 नंबर प्राप्त किया रहा था वो सबसे अच्छा स्टूडेंट कहलाता। तो नॉर्मेटिव मेजरमेंट में हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप प्रथम दृष्टया देख करके कक्षा के सबसे अच्छे विद्यार्थी या सबसे पुअर और सबसे अच्छे विद्यार्थी की तुलना यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये है नॉर्मेटिव मेजरमेंट। जबकि जो इप्सेटिव मेजरमेंट है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 5, यहाँ पे मान लीजिए 4 विद्यार्थी हैं, और इन 4 विद्यार्थियों में से 5 प्रश्न दिया गया इनको करने के लिए, और यहाँ पर चूंकि आपको उसी 5 में से चुनना है, तो किसी को 1 नंबर, मान लीजिए उसने पहले क्वेश्चन को 1 नंबर पे रखा, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने दूसरे क्वेश्चन को पहले नंबर पे रखा, तीसरे विद्यार्थी ने तीसरे क्वेश्चन को पसंद किया कि हम इसको 1 नंबर देंगे, और जो चौथा विद्यार्थी था उसने भी दूसरे प्रश्न को ही सबसे पहली चॉइस दी है। तो यहां पर सभी के जो प्राप्तांक आएंगे वो बराबर आएंगे, जो टोटल स्कोर, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 में से ही चुनना है, और किसी ने किसी को आपको 5 नंबर देना है, किसी ने किसी को 1 नंबर देना ही है। तो इस स्थिति में जो टोटल स्कोर होगा वो 15-15 का ही होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको आपको फोर्स चॉइस करने हैं। हो सकता है कोई पहले को 1 नंबर दे, हो सकता है कोई चौथे को 1 नंबर दे, हो सकता है कोई 5वें को 1 नंबर दे, जैसी भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मीन भी बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास बाध्यता है, आपको उसी में से किसी न किसी
एक को पसंद के हिसाब से 1 2 3 4 5 नंबर देने हैं। तो इस प्रकार के मेजरमेंट को आप इप्सेटिव मेजरमेंट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सीआरटी और एनआरटी क्या चीज है। देखिए, जितने प्रकार के आप, जैसे आपको डिसीजन लेना हो, जिस प्रकार का आपको निर्णय लेना है, उस निर्णय की प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं। आपके सूचना इकट्ठा करने का उद्देश्य भी जो होगा वो अलग अलग डिसीजन के लिए, अलग अलग निर्णय लेने के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ डिसीजन, किस प्रकार का आपको निर्णय लेना है, उसके आधार पे इंफॉर्मेशन भी अलग अलग प्रकार की जरूरत पड़ती है। और यही बेस बनाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का, कि जो डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन आपको क्या डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेने का प्रकार या निर्णय लेने का जो प्रकार है, ये डिसाइड करेगा कि आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। कैसे? तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, जिसको आप निकट संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो इस प्रकार का निर्णय लेना होता है कि कोई भी जो जो परीक्षा देने वाला है वो किसी दिए गए सब्जेक्ट पर कितनी मास्टरी उसकी हो जाती है। जैसे आप अभी आप लोग सारे लोगों ने शिक्षण कार्य किए, और शिक्षण कार्य करने के दौरान आपने हर टॉपिक के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाए। तो विशिष्ट उद्देश्यों के को आधार मान करके, ये नहीं कि कौन ज्यादा नंबर पा रहा है कौन कम नंबर पा रहा है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए आपने 5 उद्देश्य बनाए, तो उन 5 उद्देश्यों को विद्यार्थी ने कहां तक अचीव किया है, या जो कंटेंट आपने कक्षा में पढ़ाए हैं वो विद्यार्थी कहां तक अचीव किया है, उस पर मास्टरी उसकी कितनी हो गई है, इसका जब आप निर्णय लेते हैं इसके आधार पर कि बच्चे को समझ कितना आया, किन किन उद्देश्यों को आपने अचीव कर लिया है क्लासरूम शिक्षण के दौरान, वो डिसीजन मेकिंग का एक गोल जब आप निर्धारित करते हैं कि मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट या मास्टरी इन एरिया ऑफ कंटेंट एंड कॉम्पिटेंसी। अगर कोई स्किल आप सिखा रहे हैं तो बच्चों को कितना करने आ गया, अगर कोई कंटेंट आपने क्लासरूम में डिलीवर किया है तो उसको बच्चे कितना समझ गए, कितने आंसर दे रहे हैं, उन उद्देश्यों को कितना आपने फुलफिल किया, ये मास्टरी की जब बात करेंगे तो वो सीआरटी कहलाएगा। हेलो, यस सर। यस आवाज आ रही है? यस सर। यस सर यस सर, यस सर। तो पहली बात हो गई आपकी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो है जहां पर आपने जो उद्देश्य बनाए हैं, जो उद्देश्य लेकर के आपने कक्षा में शिक्षण किया, सपोज कीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी का या बॉटनी का या जूलॉजी का, कोई भी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, कुछ भी, तो विद्यार्थियों की किन उद्देश्यों को आपने पूरा कर लिया, ये जब आपका डिसीजन लेना है कि हमने फला फला उद्देश्य प्राप्त कर, जैसे आपने लगा पहला लिखा कि हम ज्ञान स्तर का, बोध स्तर का, अनुप्रयोग स्तर का, और मान लीजिए अनुप्रयोग स्तर तक आपने अचीव कर लिया, 2 आपके छूट गए। तो यहां पर जो आपने गोल अचीव किया है वो आपके 2 अभी बाकी रह गए। हो सकता है कोई क्लास में 5 ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर ले रहा हो, 5 पे आपने पूरा कर लिया, हो सकता है कोई 2 ही पे कर रहा हो, कोई 3 पे कर रहा हो। तो इस प्रकार का जब आप टेस्ट प्रयोग किया, आपने जो मेजरमेंट किया वो सीआरटी के अंतर्गत आएगा। आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दी कि हमारा क्राइटेरिया क्या है कि आज की कक्षा के शिक्षण के दौरान हम इन सभी 5 उद्देश्यों को अचीव करेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया को किस हद तक आपने पूरा किया, कितने विद्यार्थी आपके इस क्राइटेरिया में फिट बैठे, वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मामला होगा। जैसे जितने भी सर्टिफिकेशन और लाइसेंसरल एग्जाम्स होते हैं, जैसे भी किसी ने कहा, जो ये अभी सीटीईटी की बात अभी किसी ने की, तो जितने भी सर्टिफिकेशन वाले या लाइसेंसरल एग्जाम्स होते हैं वो सारे सीआरटीज के अंतर्गत। यहाँ पे आपको कोई एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि आपको इस क्राइटेरिया के अंतर्गत, जैसे नेट की परीक्षा हो रही है या सीटीईटी की परीक्षाएं हो रही हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि इतनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे।
तो इस प्रकार के परीक्षण में एक क्राइटेरिया, एक निकस, एक संदर्भ को, एक निकस को संदर्भित मान करके रखा जाता है, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। इसके विपरीत जो एनआरटी है, जिसको आप नॉन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, इसका है क्या, इट्स यूजुअली टू रैंक द एंटायर सेट ऑफ एग्जामिनीज। जब परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के पूरी संख्या को किसी एक क्रम में व्यवस्थित करने की जब आप बात करते हो, उनको कोई एक रैंक देना चाहते हो, कोई एक ऑर्डर में आप उनको व्यवस्थित करने की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक कंपैरिजन ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज रिलेटिव टू वन अनदर, अर्थात उनके निष्पादन को आप एक क्रम निर्धारित करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई परीक्षा लिया 100 नंबर का, और आपका उद्देश्य ये है कि इस 100 नंबर की परीक्षा के आधार पे हम विद्यार्थियों को उनके क्रम में निर्धारित कर दें। तो 1 से लेकर के 100 नंबर तक या 0 से लेकर के 100 नंबर तक विद्यार्थियों को प्राप्तांक मिलेंगे। इस प्राप्तांक के आधार पे अपने विद्यार्थियों को एक निश्चित ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया, और जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको आप कहेंगे कि वो कम नंबर वाले से ज्यादा श्रेष्ठ है, या जिसका नंबर कम होगा उसको आप ये कहेंगे कि ज्यादा नंबर वाले से वो कम श्रेष्ठ है। इस तरह से जब आप कोई परीक्षा ऑर्गेनाइज करते हैं, जब इस उद्देश्यों, आपका उद्देश्य ये है कि एक कक्षा की दूसरी कक्षा के साथ तुलना करी जाए, या एक कक्षा के विद्यार्थियों की किसी दूसरे उसी कक्षा के किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ तुलना करके कोई हम निर्णय लेने की कोशिश करें, तो इस प्रकार का मेजरमेंट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है, या मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। जितने भी शैक्षिक टेस्ट होते हैं, तो अभी आपके एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, बहुत खुश हो गए होंगे अब आप लोग कि अब तो एंड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन नहीं होना है। तो ये जितने भी परीक्षाएं हैं, एजुकेशनल टेस्ट जो हैं, ये सारे एनआरटीज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो उद्देश्य क्या है कि कक्षा में जो आपके पेपर हो रहे हैं, पेपर के आधार पे आप में से सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाला, उससे कम, इस तरह से विद्यार्थियों को अरेंज किया जाए। तो जितने भी स्टैंडर्डाइज, ज्यादातर जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, वो एजुकेशनल टेस्ट जो होते हैं, जो शैक्षिक परीक्षण होते हैं, वो एनआरटी के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत प्रकार के असेसमेंट जो हम बात कर रहे हैं, जो आकलन की बात कर रहे थे, कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बहुत सारे विद्यार्थियों की जो, अब इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल की भी परीक्षाएं हैं, इसमें आपकी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, कोई परफॉर्मेंस करके आपको भी दिखाना है। ऐसे बहुत प्रकार के असेसमेंट के प्रकार हो सकते हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों के निष्पादन के आधार पे उनको हम मेजर करते हैं, उनका मापन करते हैं। तो रेफरेंस टेस्ट कौन कौन से हैं? 2 तरह के रेफरेंस टेस्ट की हमने बात करी, एक है एनआरटी, दूसरा है सीआरटी। एनआरटी का मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, सीआरटी का मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और एक ही बात कर दी, एनआरटी का मतलब आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस जब जानना हो, जब आपको तुलनात्मक रूप से सापेक्षिक निष्पादन जानना है किसी कक्षा का, या एक कक्षा का किसी दूसरी कक्षा के साथ, या एक कक्षा के विद्यार्थी का उसी कक्षा के किसी दूसरे विद्यार्थी के साथ, तो वो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या जिसको आप मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, वो होता है। जबकि सीआरटी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्या है, वो मास्टरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंटेंट आपने डिलीवर किया, जो कॉम्पिटेंसी की आप बात कर रहे थे, उस कॉम्पिटेंसी में लर्नर कितना कॉम्पिटेंट हो गया, या उस कंटेंट पे कितना उसकी मास्टरी हो गई, ये निकष संदर्भित परीक्षण कहलाता है। रॉबर्ट ग्लेसर ने 1963 में इसको एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट 1963 में, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, सम क्वेश्चंस इन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक जर्नल है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इसमें उनका 1963 में एक लेख छपा, जो उसके 18वें वॉल्यूम और 519 से 21 नंबर पेज पे है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, सम क्वेश्चंस, इस नाम से। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मतलब जो रॉबर्ट ग्लेसर ने 3 तरह के, आप लोग अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यदि आप
पढ़े हों शायद पेपर में, तो 3 तरह के आप बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की। एक होता है लीनियर टाइप, दूसरा होता है ब्रांच टाइप, तीसरा होता है मैथमेटिक टाइप। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी था, जिसको आप अनुदेशन तकनीकी कहते हैं, उसमें मेजरमेंट में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। क्लासरूम में जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वहां पर तो क्लासरूम में चाहे आप नाम रेफरेंस टेस्ट बना लीजिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बना लीजिए, वहां पर तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आया, जब हम सेल्फ लर्निंग की बात करने लगे, अपने से खुद से हम चीजों को सीखने लगे, तो वहां पर किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो वहां पर मेजरमेंट करना थोड़ा कठिन हो गया। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया। दो तरह के टर्म उन्होंने बात करी, एनआरटी और सीआरटी। एनआरटी का मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्वालिटी, किसी गुण या विशेषता की जब सापेक्षिक स्थिति की आप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, और सीआरटी को एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, कि वो जिस क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं वो किस स्तर तक किसी विद्यार्थी में है। सीआरटी का मतलब क्या है कि आपने क्राइटेरिया फिक्स किया। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्लासरूम की क्राइटेरिया फिक्स करते हैं मास्टरी लर्निंग की। जैसे आप कहते हैं कि हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों की 90% मास्टरी हम फिक्स करते हैं। और 90% मास्टरी का मतलब क्या हुआ कि किसी कक्षा के 90% विद्यार्थी उस कंटेंट का 90% जान जाएंगे या 90% को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये है मास्टरी ऑफ कंटेंट। कि आपने कहा कि केवल 10 ही विद्यार्थी ऐसे होंगे जो उस कंटेंट को अच्छे से नहीं बता पाएंगे, या 90% चीजों को केवल 10 ही विद्यार्थी होंगे जो नहीं बता पाएंगे, बाकी 100 की अगर स्ट्रेंथ है तो 100 के स्ट्रेंथ में 90 विद्यार्थी जो भी हम बताए हैं उन सब में से 90% चीजों को वो बता ले जाएगा, मतलब उसकी मास्टरी हो जाएगी। तो ये मास्टरी या क्लास, मास्टरी ऑफ द क्लास की बात हम करते हैं। नाम रेफरेंस टेस्ट क्या है? तो एनआरटी की बात करी ग्लेसर ने। ए नाम रेफरेंस टेस्ट और एनआरटी इज ए टाइप ऑफ टेस्ट, एक प्रकार का परीक्षण ही है या असेसमेंट और इवैल्यूएशन व्हिच यील्ड्स एन एस्टिमेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेस्टेड इंडिविजुअल। जिनका आपने परीक्षण लिया है, जिनके ऊपर आपने वो परीक्षण प्रशासित किया है, उन्हीं का आप एस्टिमेट करते हैं रिलेटिव पोजीशन in a predefined population with respect to the trait being measured। जिस गुण या विशेषता की आप मापन करना चाहते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई कॉम्पिटेंसी हो सकता है आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही उनकी मेजरमेंट की बात कर रहे हो सकता है कि आप उनके एप्लीकेशन लेवल पे मेजरमेंट की बात कर रहे हो। तो जो भी आप, वो क्या है, प्री डिफाइंड है। आपने पहले से निश्चित कर लिया कि हम इस कक्षा के विद्यार्थियों की इस गुण की बीमा की हम मेजरमेंट करेंगे और उसके आधार पे उनकी पोजीशन को हम ज्ञात करेंगे। कौन सबसे टॉपर होगा, एवरेज कौन होगा, सबसे लीस्ट अचीवमेंट किसका होगा। इस प्रकार का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको ग्लेसर कहते हैं कि वो है एनआरटी, अर्थात ए नाम रेफरेंस टेस्ट इज ए टाइप ऑफ टेस्ट असेसमेंट और इवैल्यूएशन व्हिच यील्ड्स an estimate of the position of the tested individual in a predefined population with respect to the trait being measured। जिस गुण या विशेषता को आप मेजर कर रहे हैं उसके संदर्भ में उनको पूर्व निर्धारित जो आपका, ऐसा नहीं कि आपने बीच में लोगों को भी बदल दिया। जैसे अगर कक्षा 8 की विद्यार्थी की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कक्षा 8 के ही विद्यार्थी होंगे, 9th वाले, 6th वाले, 7th वालों को आपको बीच में नहीं लगाना उसमें, क्योंकि हर क्लास का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉर्म होता है, उसी के आधार पे आप उसका मेजरमेंट आपको करना है। एंड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कैन बी कंट्रास्टेड विद द क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट एंड इप्सेटिव असेसमेंट। जो भी हमने आपको बताया, ये क्या है, ये है मानकीय मापन। आपने कोई एक मानक बनाया और उस मानक के आधार पर अपने विद्यार्थियों को मेजर किया, इसलिए नाम रेफरेंस टेस्ट को आप अलग अलग कर सकते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से और इप्सेटिव असेसमेंट से। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज ए स्टाइल ऑफ टेस्ट which uses test scores to generate a statement about the behavior that can be expected of a person with that score।
यहां पर हमको किसी विद्यार्थी की किसी दूसरे विद्यार्थी से तुलना नहीं करनी, हमको रिलेटिव पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस विद्यार्थी की क्वालिटी को या उस विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी को, उस विद्यार्थी के जो स्किल को, उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट करते हैं जो भी उसको जिस प्रकार का स्कोर प्राप्त हुआ हो। अर्थात आपने कोई एक क्राइटेरिया बना दिया, इस क्राइटेरिया के आधार पे हम विद्यार्थी को अच्छा या एवरेज या हम उसको बिलो एवरेज आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया के संदर्भ में, एक निकष के संदर्भ में हम उसको एक स्टेटमेंट करते हैं कि वो उसके अंदर वो ट्रेट या वो गुण किस स्तर तक विद्यमान है। इसको भी आप अलग कर सकते हैं। मोस्ट टेस्ट एंड क्विजेस दैट आर रिटन बाय स्कूल टीचर्स कैन बी कंसीडर्ड क्राइटेरिया एंड रेफरेंस टेस्ट। जितने भी आप अगर क्राइटेरिया एंड रेफरेंस आपने किसी क्राइटेरिया को फिक्स करा है तो वो सारे आपके इसके अंतर्गत आ सकते हैं। हम इसमें कैसे अंतर कर सकते हैं, जैसे एक एनआरटी और सीआरटी वर्सेस अगर हम करना चाहें तो एनआरटी मेजर्स द प्रेफरेंस ऑफ ए ग्रुप। जब हम एनआरटी की बात करेंगे, नॉन रेफरेंस टेस्ट की बात करेंगे, तो ये किसी समूह के निष्पादन को मेजर करता है, टेस्ट टेकर्स अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। किसी एक समूह के विद्यार्थियों की तुलना किसी दूसरे समूह के विद्यार्थियों के साथ आपको जब करनी हो। एनआरटी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। एक ही परीक्षण एक ही है, उस परीक्षण को आपने दो समूहों पर प्रशासित किया और उन दोनों के परफॉर्मेंस को आपस में आपने तुलना किया। जबकि सीआरटी क्या है, सीआरटी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर्स रिलेटिव टू पर्टिकुलर क्राइटेरिया कवर्ड इन द करिकुलम। आपकी पाठ्यचर्या के अंतर्गत कोई एक निश्चित जो क्राइटेरिया आपने बनाया है, उस क्राइटेरिया के संदर्भ में जब आप परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं तो वो सीआरटी कहलाता है। जैसे अब आपने कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 7th ग्रेडर्स इन ए पर्टिकुलर स्कूल टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए ब्रॉडर मोर डाइवर्स नेशनली और स्टेट वाइड ग्रुप ऑफ 7th ग्रेडर्स। सपोज कीजिए कि मध्य प्रदेश के कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, या आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कक्षा 7 के विद्यार्थी, एक तो पहले आप मान लीजिए सागर के आप लोगों ने अलग अलग विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए, अब क्लास 7th के एमएलबी के विद्यार्थी, कक्षा 7 के एक्सीलेंस के विद्यार्थी, कक्षा 7 के मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी, इन सब का जब आप आपस में तुलना कर रहे हो तो एक तो ये तरीका हो गया एनआरटी का। या एमपी बोर्ड में जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं वो और छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं वो और दिल्ली के जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं वो, जब इस प्रकार का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो टेस्ट टेकर्स हैं, एक तो हो गया नेशनल वाइज, या मान लीजिए आप इंडिया का अमेरिका से तुलना करें या स्टेट वाइड अगर आप तुलना करें, तो इस प्रकार के जो कंपैरिजन हैं वो जनरली एनआरटी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सारे 7th ग्रेडर्स हैं, सभी कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं और उन सब के परफॉर्मेंस को आपने तुलना किया। फिर आप कहते हैं कि कौन सी किस स्टेट के विद्यार्थी ज्यादा अच्छे हैं, दिल्ली के ज्यादा अच्छे हैं या छत्तीसगढ़ के या केरल के, या जो भी आप स्टेट वाइज अगर बात करते हैं, या अगर आप नेशनली बात कर रहे हो तो यूएसए के ज्यादा अच्छे हैं, इंग्लैंड के अच्छे हैं, या भूटान के अच्छे हैं, या भारत के अच्छे हैं। तो ये जो आपका कंपैरिजन है ये एनआरटी के अंतर्गत आता है। जबकि सीआरटी के अंतर्गत क्या है, डिटरमाइन इफ द टेस्ट टेकर हैज मेट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। ये कैसे बात करेंगे, इससे किसी के तुलना की बात नहीं है। सीआरटी के अंतर्गत जो आपने अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित कर रखे, सपोज कीजिए आपने कहा कि कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं, मान लीजिए केवल एक बीमा पे अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो कक्षा 7 के विद्यार्थी अप टू 21 का टेबल याद करेंगे। ये मान लीजिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि अप टू 21 के टेबल तक
किस स्टेट के या किस विद्यालय के या किस राष्ट्र के विद्यार्थी उसको याद करके सुनाते हैं या कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो यहां पर आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रोग्राम आप कक्षा 7 के विद्यार्थियों के अंतर्गत जो भी विषय आप उनको पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम आप उनको पढ़ा रहे हैं, वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को कहां तक उस विद्यार्थी ने अचीव किया है जिसका परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे किसी विद्यार्थियों की तुलना हम किसी दूसरे विद्यार्थी से नहीं कर रहे हैं, हम उसी विद्यार्थी की बात कर रहे हैं कि वो विद्यार्थी उस करिकुलम के कितने एस्पेक्ट को जानता है या किन उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को कहां तक फुलफिल कर रहा है, कहां तक अचीव किया है। ये चीज का डिटर्मिनेशन सीआरटी के मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। जब किसी विद्यार्थी की आप उस विद्यार्थी की पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं कि वो विद्यार्थी उस विषय को कितना, उस विषय के उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त कर सका है। केवल ज्ञान के आधार पे ही नहीं, वो समझ के अंदर भी हो सकता है, वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत, वो अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत या कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत, किसी भी डोमेन के अंतर्गत, तीनों डोमेन के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं कि वो उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को कहां तक प्राप्त किया है। ये हमारा सीआरटी का उद्देश्य हो सकता है। क्या क्या डिफरेंसेस आप दोनों में कैसे बना सकते हैं, तो डिफरेंसेस के लिए हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स के आधार पे हम इजीली उसको समझ सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं वो आप इन पॉइंट्स के अंतर्गत समझ सकते हैं कि एक जो डिफरेंस है वो है डिफिनीशन के आधार पे। पहला जो पॉइंट बना सकते हैं आप डिफिनीशन के आधार पे, एनआरटी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। एनआरटी का क्या है मतलब कि एक समूह की दूसरी समूह से तुलना करना। वो कोई सा भी समूह हो सकता है, आइदर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या हो सकता है विद इन द सिटी की बात कर सकते हैं। लेकिन सीआरटी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर्स अगेंस्ट द क्राइटेरिया कवर्ड इन द करिकुलम। उस पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु था उसको कहां तक आपने कवर किया, उस करिकुलम को कहां तक आपने अचीव किया, ये उद्देश्य हमारा सीआरटी का है। जो एनआरटी का पर्पज है, टू मेजर हाउ मच ए टेस्ट टेकर नोज कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट। दूसरे विद्यार्थी से तुलना करके आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि वो कहां पर लाई कर रहा है, एक विद्यार्थी की तुलना में दूसरे विद्यार्थी की क्या स्थिति है, वो उससे अच्छा है, उससे नीचे है या उसी के बराबर है। ये पर्पज हमारा एनआरटी का होता है। जबकि सीआरटी का उद्देश्य क्या है, टू मेजर हाउ मच द टेस्ट टेकर नो बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, कि आपने उस विषय वस्तु को डिलीवर करने के पहले क्या आपका स्कोर था और उस कंटेंट को डिलीवर करने के बाद आपका क्या स्कोर था, किन किन उद्देश्यों को आप प्राप्त करके अपने पाठ्यचर्या में उनको आपने बताया है या आप प्राप्त कर पाए हैं। ये हमारा पर्पज है सीआरटी का। जहां तक कंटेंट की बात है तो एनआरटी मेजर ब्रॉड स्किल एरिया टेकन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड सिलेबस। बहुत ब्रॉड इसका हो सकता है, कई विषय हो सकते हैं, कई सिलेबस हो सकता है, कई प्रकार के टेक्स्ट बुक्स के आधार पे आप एनआरटी का निर्धारण करते हैं। जबकि सीआरटी क्या है, सीआरटी मेजर स्किल्स द टेस्ट टेकर हैज एक्वायर्ड आर फिनिशिंग ए करिकुलम। जो भी आपने पाठ्यचर्या पढ़ाया, पाठ्यचर्या को पढ़ाने के पश्चात जिसकी परीक्षा आप ले रहे हैं वो कहां तक उसकी स्किल्स को एक्वायर कर पाया है, कहां तक प्राप्त कर पाया है, ये चीज कंटेंट के ऊपर आप सीआरटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, प्रशासन की बात है, जो टेस्ट जो परीक्षण आप उनके ऊपर अध्यारोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, तो जो एनआरटी होता है मस्ट एडमिनिस्टर इन ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ये निश्चित होगा, मानक निर्धारित होगा। एनआरटी वाले टेस्ट का कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होगा, उसी के आधार पे आपको करने हैं। एंड सीआरटी नीड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे क्या है कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी है और बोर्ड की परीक्षाएं सपोज कीजिए कि दूसरे विद्यालय में जाना है, आपको किसी प्रकार के नकल नहीं करने और पूरे सिलेबस से प्रश्न आने हैं। इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, 3 घंटे का ही पेपर होगा,
सभी लोगों की कॉपियां जमा होंगी, बाहरी लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है। जबकि सीआरटी का कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि करिकुलम को आपने कितनी लेवल तक आपने उसको अचीव किया है। दूसरी बात, जो स्कोर की रिपोर्टिंग है, आपने उनका परीक्षा लिया, परीक्षा लेने के पश्चात उनके जो स्कोर्स है उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो एनआरटी में एनआरटी स्कोर्स आर रिपोर्टेड इन ए परसेंटाइल रैंक। अगर आप लोग मेजरमेंट पढ़े हो तो थोड़ा बहुत परसेंटाइल के बारे में जानते होंगे। तो एनआरटी को परसेंटाइल रैंक में रिपोर्ट करते हैं, जबकि सीआरटी जो है, सीआरटी स्कोर्स आर रिपोर्टेड इन कैटेगरीज आर परसेंटेज। कितने परसेंट आपने उस कोर्स करिकुलम पे आपकी महारत हासिल हो गई है। जैसे हमने कहा 90% क्लास मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब उस कक्षा के 90% विद्यार्थी 90% कंटेंट को कर लेंगे। तो ये आप उसको परसेंटेज में या कैटेगरीज में उसको आप रिपोर्ट करते हैं। जो स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं इन एनआरटी, इफ ए टेस्ट टेकर रैंक्स 95%, मान लीजिए आपने किसी की परीक्षा लिया और वो 95% आया, it implies that she or he has performed better than 95% of the other test takers। और जितने विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों की तुलना में वह 95% ज्यादा अच्छा था। ये बात इसका इंटरप्रिटेशन करता है। जबकि सीआरटी में क्या करता है, इन सीआरटी द स्कोर डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ द करिकुलम इज अंडरस्टूड बाय द टेस्ट टेकर। जिसका परीक्षा आपने लिया वो परीक्षार्थी कितना उस पाठ्यचर्या की समझ रखता है, ये बात बताता है। उसकी समझ कितनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या उस पर्टिकुलर विषय के ऊपर, उस पर्टिकुलर पाठ्यचर्या के ऊपर, ये बात सीआरटी बताता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स अंतर्गत, जिसमें एनआरटी ईच स्किल इज टेस्टेड बाय ए लेस देन 4 आइटम्स। प्रत्येक जो कौशल है, हर कौशल के लिए कम से कम tested by at less than 4 items and the items vary in difficulty। कौन सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न था, उससे सरल, उससे सरल, उससे सरल, इस तरह से करके आप 4 आइटम से कम पे भी आप उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। जबकि यहां पर क्या है, ईच स्किल इज टेस्टेड बाय एटलीस्ट 4 आइटम्स टू ऑब्टेन एन एडिक्वेट सैंपल ऑफ द स्टूडेंट। यहां पर कम से कम 4 प्रकार के आइटम, अभी आइटम्स में हम अगली टाइम पे आपसे बात करेंगे कितने प्रकार के आइटम्स होते हैं, ब्लूप्रिंट की चर्चा किया जाएगा। टू ऑब्टेन एन एडिक्वेट सैंपल, यहाँ पर आपको कम से कम 4 आइटम्स की, ताकि एक सफिशियंट सैंपल यहाँ पर हो जाए, तब आप कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी कितना उसकी समझ वो रखता है। तो ये कुछ आधार है जिसके आधार पे आप एनआरटी और सीआरटी की बात करते हैं, नॉन रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का। ये कुछ रेफरेंसेज हैं जहाँ से आप और ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेजरमेंट की बुक्स में भी ये दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको और आप कंसल्ट कर सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग 5 मिनट में बात करेंगे। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ,